हेलो एवरीवन। आज हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जनरली उसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी ब्रांच से करंट को फाइंड करने के लिए, या फिर किसी भी रजिस्टर में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको फाइंड करने के लिए कि उस रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए। और नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड का यूज करने का एक और वजह होती है कि उसमें है सो जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बनते हैं वो है सो कम बनते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इक्वेशन कम बनते हैं और हम लोग है सो, जैसे कि ये रजिस्टर है, इसमें है सो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए, या फिर इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड का उपयोग करते हैं। और इसका मतलब मेन मुद्दा ये है कि इसमें है सो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है सो कम बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में होता क्या है कि इसमें है सो, देखिए जैसे कि ये सर्किट है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नोड है सो किसे कहते हैं। नोड हम उसे कहते हैं जिससे दो या उससे अधिक एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए है, तो इसे एक नोड कहेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको भी एक नोड ये कहेंगे। इसमें दो सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए, तो एक नोड ये हो गया हमारा। ठीक, उसी तरह बी भी हमारा एक नोड हो गया, क्योंकि दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए हैं। उसी तरह हमारा ये भी एक नोड हो गया। ठीक है, तो जनरली हम लोग है सो इस मेथड में करते क्या है कि जहाँ से करंट डिवाइड होता है उसको हम लोग नोड मान लेते हैं। ठीक है, मतलब नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में, इस नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में जनरली हम लोग करते क्या है कि जहाँ से अगर करंट डिवाइड हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है हमारा, यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो, यहाँ से I3 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में जिस पॉइंट से है सो करंट है सो डिवाइड होता है उसे हम लोग जनरली नोड मान लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं कि यहाँ पर है सो वोल्टेज VA है। ठीक है, और यहाँ पर भी है सो करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ से डिवाइड होगा I4 I5, और ये I3 यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से भी I3 ही फ्लो होगा। ओके, तो हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में नोड किसे मानेंगे? जहाँ से है सो करंट है सो डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो नोड होता है वो तो नोड हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पर से एक ये नोड हो गया हमारा, क्योंकि है सो ये सारा पॉइंट एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम ये फिगर रीड्रॉ करते हैं, ये ए है हमारा, ये देखिए ए, और ये बी, यहाँ पर रजिस्टर हमारा R3 कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर इसको अगर करेंगे तो सारा पॉइंट हमारा एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R2 कनेक्ट हुआ, पैरेलल में है R4, उसके बाद यहाँ पर R5 और V2, और ये R1 V1, तो सभी है सो कॉमन पॉइंट C से कनेक्ट हैं। ओके, यही फिगर को अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये एक नोड हो गया। ठीक है, तो हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में जनरली है सो उस जगह को नोड मानेंगे जहाँ से है सो हमारा करंट है सो डिवाइड हो रहा है। ओके, तो वही है यहाँ पर लिखा हुआ कि ए नोड इज ए टर्मिनल और कनेक्शन ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी कि नोड उसे कहते हैं जिसमें है सो एक या उससे अधिक एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक या उससे अधिक एलिमेंट, मतलब दो या उससे अधिक एलिमेंट, मोर देन 2 एलिमेंट, एक बोलते हैं सॉरी, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये एक नोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड, ये भी नोड। लेकिन जनरली हम लोग को लेना क्या है कि जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा होगा वहीं का हम नोड मानेंगे, और इसका नाम देंगे VA, यानी कि यहाँ पर VA वोल्टेज है और यहाँ VB। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ क्या है, द नोडल वोल्टेज एनालिसिस इज कॉमनली यूज फॉर नेटवर्क्स हैविंग मेनी पैरेलल सर्किट्स विथ अ कॉमन टर्मिनल ग्राउंड। यानी कि नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में है सो बहुत सारा है सो
जो सर्किट है वो पैरेलली कनेक्ट होता है और उसमें है सो एक कॉमन पॉइंट होता है जो कि ग्राउंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिए थे सी, जिसको ग्राउंड किया गया है, तो इसमें भी कॉमन पॉइंट को ग्राउंड यानी कि अर्थिंग कर देंगे ग्राउंड से इसको, ठीक है। तो दिस मेथड रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द सर्किट, यानी कि इस मेथड का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं ताकि है सो हमारा जो इक्वेशन बने वो बहुत ही कम बने। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर केवीएल लॉ का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, तीन इक्वेशन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड का यूज करके अगर ये सॉल्व करते हैं तो इसमें मात्र हमारा दो इक्वेशन बनेगा। ओके, तो इन द नोडल वोल्टेज एनालिसिस किरचॉफ्स करंट लॉ इज यूज्ड। तो नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में हम लोग जनरली किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करते हैं, which states that the algebraic sum of all incoming currents at a node must be equal to the algebraic sum of all outgoing currents at that node। यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा कहता क्या है कि जैसे कि ये एक जंक्शन है, जंक्शन में है सो जितना करंट इंटर करेगा उसके बराबर होगा जितना करंट लीव कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सारा का सारा करंट I1 भी लीव कर रहा है, I3 भी लीव कर रहा है और I2 भी लीव कर रहा है। ये जो सर्किट है यहाँ से सारा का सारा एलिमेंट लीव कर रहा है। तो इसका अगर हम KCL में अगर लिखना चाहें, अगर इसका इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारा का सारा लीव कर रहा है और कोई भी इंटर नहीं कर रहा, इसीलिए जिधर इंटर का साइड है यानी कि कोई इंटर नहीं कर रहा है यानी कि 0। ओके, और यहाँ पर देखिए नोड बी जंक्शन बी में कि यहाँ पर है सो I3 इंटर कर रहा है, तो I3 इंटर कर रहा है इज इक्वल्स टू, हम क्या बोले थे कि जितना करंट लीव कर रहा होगा कोई भी जंक्शन से उसके बराबर होगा जितना करंट लीव कर रहा होगा। तो I4 और I5 लीव कर रहा है हमारा। ओके, तो आप लोग को KCL भी समझ में आ गया होगा इसमें। उसके बाद क्या हमारा It is the method of finding the potential difference between the elements or branch in an electric circuit. This method defines the voltage at each node of the circuit. This method has two types of nodes, non-reference node और reference node। यानी कि अगर हम लोग इस मेथड से हम लोग है सो यहाँ का जो रेसिस्टर में कितना है सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें है सो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, और दिस मेथड हैज़ टू टाइप्स ऑफ नोड। तो इसमें है सो दो टाइप को हमको नोड लेके चलना पड़ेगा, एक को है सो रेफरेंस नोड मानना पड़ेगा और एक नॉन रेफरेंस नोड। तो नॉन रेफरेंस नोड जनरली हम उसे लेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द नॉन रेफरेंस नोड्स हैव अ फिक्स्ड वोल्टेज एंड द रेफरेंस नोड इज़ द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल अदर नोड। यानी कि ये जो जंक्शन ए है इसे हम नॉन रेफरेंस नोड लेंगे, यानी कि इसका वोल्टेज फिक्स है, और इसको जंक्शन बी को यानी कि नोड बी को हम लोग लेंगे नॉन रेफरेंस नोड जिसका वोल्टेज फिक्स रहेगा, यानी कि इसका वोल्टेज फिक्स है दैट इज वी ए, इसका भी वोल्टेज फिक्स है दैट इज वी बी। और एक रेफरेंस नोड लेंगे, नोड इज़ द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल अदर नोड, और एक है सो हम लोग ये जो रेफरेंस नोड है इसको एक रेफरेंस नोड लेंगे जो कि सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस नोड हो गया यहाँ पर सर्किट डायग्राम के, तो ये रेफरेंस नोड बन गया, ठीक है। ये एक रेफरेंस नोड है जो सभी के लिए है, बराबर रहेगा। ओके, यानी कि इसका जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा, सभी के लिए 0। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है जिसको आपको कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इन द नोडल मेथड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड पेयर इक्वेशन नीडेड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ जंक्शंस इन द नेटवर्क, ठीक है। इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन एंड j इज द नंबर ऑफ जंक्शन, ठीक। यानी कि देखिए इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड पेयर इक्वेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट नोड पेयर इक्वेशन हमारा हमेशा है सो जंक्शन से एक कम होगा, ठीक है। यानी कि जितना भी हमारा
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड पेयर इक्वेशन जितना बनेगा वो है सो जंक्शन से एक कम होगा। वही यहाँ पर लिखा हो गया है एन इज इक्वल्स टू जे माइनस वन। एन यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन, ठीक है, और जे यानी कि जंक्शन। जैसे कि अब आपको इस सर्किट के माध्यम से समझाते तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये एक सर्किट डायग्राम है, ओके, तो इसमें है सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज इक्वल्स टू हमारा होगा नीडेड इज वन लेस देन द नंबर ऑफ जंक्शन, यानी कि नोड पेयर इक्वेशन जितना हमारा बनेगा वो जंक्शन से एक कम बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ए है बी है, इसे हम लोग एक नोड माने थे, नोड वोल्टेज माने थे, ठीक है, दैट इज वी ए और वी बी। तो इसका जो इक्वेशन निकलेगा हमारा वो हमेशा जंक्शन से एक कम होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जंक्शन 3 है, अगर इस सर्किट को अगर रीड्रॉ करते हैं तो हमारा जंक्शन कितना बन रहा है 1 2 और 3 जंक्शंस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 जंक्शंस बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जंक्शंस है सो 3 बन रहा है। तो इसका जो नोड पेयर इक्वेशन यानी कि जो हम लोग इक्वेशन अगर बनाएंगे वो हमेशा जंक्शन से एक कम होगा। यहाँ पर यानी कि 3 जंक्शंस है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना बनेगा हमारा 2 बनेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ए 3 है, मान लीजिए कि हम यहाँ एन इज इक्वल्स टू जे माइनस वन करते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमको अगर जानना रहेगा कि कितना हमारा है सो इस सर्किट में हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग ये जो सर्किट है इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के बाद फाइंड करेंगे कि इसमें जंक्शन कितना है। तो जंक्शन 1 2 3 है हमारा जंक्शन। जंक्शन होता क्या है, जिसमें 3 या उससे अधिक, 2 नहीं 3 या उससे अधिक एलिमेंट जिससे जुड़े हुए होते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट जुड़े हुए, तो ये एक जंक्शन हो गया। बी में देखिए यहाँ पर भी 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट जुड़े हुए, तो ये भी एक जंक्शन हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3 एलिमेंट जुड़े हुए, 1 2 3 एलिमेंट जुड़े हुए, तो ये भी एक जंक्शन हो गया। तो जंक्शन हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना लगेगा, या इट इज़ 3 - 1 दैट इज एन इज इक्वल्स टू 2। यानी कि हमको अगर ये सर्किट अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा हमारा। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि इक्वेशन इसका बनता कैसे है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है I3, यहाँ से कितना हो रहा है हमारा I2, ये I3 हमारा, यहाँ से I4, यहाँ से I5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का मेथड जानते हैं कि नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड को हम ये जो सर्किट दिया हुआ है उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बात है कि जब भी हम इन राइटिंग द करेंट एक्सप्रेशन द एजम्पशंस आर मेड दैट द नोड पोटेंशियल आर ऑलवेज हायर देन द अदर वोल्टेज अपीयरिंग इन द इक्वेशन, यानी कि हम हमेशा है सो मान के चलेंगे कि है सो जिस नोड पे अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम नोड ए पे काम कर रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि इस नोड का जो वोल्टेज है वो है सो सभी नोड के वोल्टेज से हायर है, ओके। यानी कि ये इस नोड का वोल्टेज सभी नोड वोल्टेज से अगर हायर है, अगर हम इस नोड का बात करेंगे जब हम इस नोड पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, अगर हम इस नोड पे काम कर रहे होंगे तो हम है सो ये जो वी जो वोल्टेज है ये है सो सभी नोड से हायर रहेगा, ठीक है। बाकी बात जो सारे नोड मतलब जो सारे वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से कम होंगे, ओके। तो वही इस लाइन पे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का स्टेप जानते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई वेरियस नोड्स इन द गिवन सर्किट एंड मार्क देम इन द गिवन सर्किट वी हैव मार्क द नोड्स एच ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप नोड पता कीजिए कि नोड कितने हैं। तो नोड तो हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमको नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड में देखना क्या है कि जिस जगह से करंट है सो डिवाइड होगा उसको हम लोग को नोड मान के चलना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है तो इसे हम नोड मान के चलेंगे। यहाँ से फिर देखिए यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है तो इसे भी हम नोड मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोग है सो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक है सो आपको समझ में नहीं आएगा कि नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड क्या है।
ठीक है। भले ही आप स्टेप्स पूरा जानते होंगे, लेकिन जब तक आप उसको रियलिटी में क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे तब तक आपको है सो अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि नोड वोल्टेज होता क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ओके, तो स्टेप 1 में हम लोग मान के चले कि जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ एक नोड है, दैट इज ए, और ये नोड बी। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है? सेलेक्ट वन ऑफ द नोड्स एज द रेफरेंस और जीरो। मान ली कि यहाँ पर बहुत सारा नोड था, तो उसमें एक हमको क्या मान के चलना है, ये इसको हम ग्राउंड नहीं करेंगे, ग्राउंड हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे, ठीक है, और इसे पॉइंट नाम देंगे हम सी। ओके, तो है सो इसमें हमको मान के चलना मतलब सेकेंड पॉइंट में है कि इसमें है सो दो नोड हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो कि नॉन रेफरेंस है। अब हमको एक रेफरेंस नोड पता करना है और जो उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, ठीक है। यानी कि ये एक रेफरेंस नोड है, ये सबके लिए है, यहाँ के लिए। जैसे कि ये जो सर्किट हम फिर बनाए हैं इसका, ये और ये फिगर सेम है, ठीक है। तो इसका जब सर्किट बनाए तो ये है सो सभी के लिए काम करेगा। ये जो नोड है ये सभी के लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब इस सर्किट के लिए हमेशा इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो वही बोला है कि एक रेफरेंस नोड आप बनाइए जिसका है सो पोटेंशियल जीरो रहना चाहिए। तो रेफरेंस नोड उसी को बनाएंगे जहाँ से है सो सारे सर्किट है सो एक साथ कनेक्ट हो सकें, जहाँ से मतलब अधिकतर है सो सर्किट उसमें कनेक्ट हो, तो उसे हम रेफरेंस नोड मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर सर्किट है सो इसी से कनेक्ट है, ठीक है, ना कि इससे और इससे अधिकतर सर्किट कनेक्ट है, इसलिए हम इसे एक रेफरेंस नोड मानेंगे जिसका है सो पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। ओके, अब आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। लेट द वोल्टेज एट नोड्स ए एंड बी बी वी ए एंड वी बी। अब हम लोग को मानना क्या है कि जो नोड ए में है उसका वोल्टेज वी ए है और नोड बी में उसका वोल्टेज वी बी है। ओके, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, स्टेप 3, नाउ अप्लाई केसीएल एट डिफरेंट नोड्स। ओके, तो इसमें है सो केसीएल का यूज करेंगे। तो केसीएल का यूज तभी करेंगे जब इसमें हम करंट को डिवाइड करेंगे। तो I1 यहाँ से करंट को डिवाइड किए, यहाँ से I2, यहाँ I3, यहाँ से I4 और यहाँ से 5 और यहाँ से I3 ऑलवेज फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से जनरली फ्लो हो रहा है I3। ओके, तो जब हम इसका स्टेटमेंट लिखे थे तो हम क्या कहते कि अगर इसमें केसीएल लॉ का यूज करेंगे तो जितना करंट इंटर करेगा उसके बराबर होगा जितना करंट लीव करेगा। तो इसमें है क्या है, सारा का सारा करंट है सो हमारा लीव कर रहा है, तो सारा का सारा करंट लीव कर रहा है, तो सारा का करंट लीव हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा I1 + I2 + I3 और इज इक्वल्स टू कोई भी करंट हमारा इंटर नहीं कर रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि कोई भी करंट लीव नहीं कर रहा। ओके, तो फिर इसमें हम ये यहाँ से यहाँ तक का अगर हमको फाइंड करना रहेगा कि यहाँ से हमारा है सो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसका जो वैल्यू है I इज इक्वल्स टू हमारा होता क्या है, जनरली V/R होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब हमारा यह सो वोल्टेज V1 यहाँ पर दिया हुआ है और इसे हम VA मान चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज है VA और यहाँ VB है। ओके, तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे दैट इज I1 इज इक्वल्स टू VA माइनस रुकिए आपको इस फिगर के हिसाब से समझाते हैं। ये जो है ये सर्किट को हम जो ये इसमें रीड्रॉ किए हैं उसको आप देखिए। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, यहाँ से VA है, यहाँ पर VB है, ठीक है। तो VA उसके बाद ये गया जीरो में। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख के दिखाते हैं इस जगह पे, ठीक है, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। तो I1 के लिए हम क्या लिखेंगे, VA, उसके बाद ये गया यहाँ तक, यहाँ का वोल्टेज क्या है जीरो, तो VA माइनस जीरो। उसके बाद यहाँ से जब लौटेगा वापस तो इसका जो साइन ही क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, तो फिर ये लौटते वक्त किससे इंटर करेगा, निगेटिव से इंटर करेगा, इसलिए इसको लिखे -V1 डिवाइडेड बाय, इसमें से रेसिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है R1 प्लस। अब I3 के लिए हम क्या लिखेंगे,
वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर थ्री, क्योंकि हम मान के चले हैं कि इसका जो करंट होगा वो सभी न करंट सॉरी बोलते हैं, इसका जो वोल्टेज होगा वो सभी वोल्टेज से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो सभी वोल्टेज से बड़ा होगा। तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर थ्री। उसके बाद जब आई टू से फ्लो कर रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस जीरो, या कहें कि इसका जो वोल्टेज है वो जीरो है, डिवाइडेड बाय आर टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया। तो इसको हम अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर थ्री प्लस वी ए डिवाइडेड बाय आर टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया। यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो इसको अगर फिर सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से क्या होगा, वी ए डिवाइडेड बाय आर वन माइनस वी वन बाय आर वन प्लस वी ए डिवाइडेड बाय आर थ्री माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर थ्री प्लस वी ए बाय आर टू। ये हो गया। तो इसमें से हम क्या किए, वी ए को कॉमन ले लिए। तो वी ए कहाँ कहाँ, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो वी ए को कॉमन ले लिए यहाँ पर देखिए वी ए को कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा, वन बाय आर वन, यहाँ से देखिए वन बाय आर टू और यहाँ से वन बाय आर थ्री। उसके बाद यहाँ पर क्या अच्छा माइनस वी बी बाय आर थ्री, और जो भी माइनस वी वन बाय आर वन था उसको इस साइड ले गए तो पॉजिटिव बन गया वी वन बाय आर वन। इसे हम इक्वेशन वन मान लिए। ठीक है, उसी तरह हम इसको है सो सॉल्व करेंगे। तो इसमें है सो पोटेंशियल किसका बड़ा रहेगा, वी बी का, वी बी का इसमें पोटेंशियल बड़ा रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि नोड बी में हम लोग, ये जो नोड बी है हमारा, इसमें हम लोग KCL का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो KCL का यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस आई थ्री प्लस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। तो फिर यहाँ पर देखिए कि इसमें है सो थोड़ा दिक्कत आने लगा कि हम मान के चलते हैं कि ये इसका है सो वोल्टेज बड़ा होगा और सभी वोल्टेज से, यानी कि इसका जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और सभी वोल्टेज से। तो यहाँ पर माइनस प्लस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, आप है सो करेंट के हिसाब से अभी मत चलिए। करेंट उस टाइम फॉलो कीजिए जब आपको है सो इस रजिस्टर में है सो आपको करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत तरीका नहीं है, ये भी सही तरीका है, लेकिन इसमें आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए जब आप है सो करेंट जब आप यहाँ से चेक कर रहे होंगे तो अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, करेंट का वैल्यू निगेटिव, तब है सो आप है सो क्या कीजिएगा कि आप है सो करंट के डायरेक्शन अभी इधर दिए हैं, और जब इसको निकालने टाइम जो करंट का वैल्यू आएगा वो दिक्कत करने लगेगा, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा कि जो करंट का डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर दीजिएगा, यानी कि चेंज करने से आपका वैल्यू फिर पॉजिटिव आने लगेगा। ओके, तो इसको है सो इस तरह से सॉल्व ना करके हम इसको इस तरह से सॉल्व किए। तो इसमें हम मान के चले हैं क्या कि ये जो इसका जो डायरेक्शन है, ये जो वोल्टेज है ये बड़ा है, इसका वोल्टेज कम है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय आर थ्री। ओके, उसके बाद प्लस यहाँ से जब फ्लो होगा ये जो वोल्टेज है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस जीरो, और फिर लौटते टाइम किधर से इंटर कर रहा है, नेगेटिव से, इसलिए वी बी माइनस जीरो माइनस वी टू डिवाइडेड बाई आर फाइव। ये हो गया, प्लस वी बी डिवाइडेड बाई आर फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी बी डिवाइडेड बाई आर थ्री माइनस वी ए डिवाइडेड बाई आर थ्री, वी बी डिवाइडेड बाई आर फाइव माइनस वी टू डिवाइडेड बाई आर फाइव, ये हो गया, और वी बी डिवाइडेड बाई आर फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो वी बी का वैल्यू निकल गया, वी बी यानी कि कॉमन लिए थे यहाँ से, वी बी यहाँ से यहाँ और यहाँ से कॉमन लिए तो हमारा क्या है, वन बाय आर थ्री, वन बाय आर फोर और वन बाय आर फाइव। ठीक है, उसी और ये जो माइनस वी ए बाय आर थ्री है वो बच गया, इज इक्वल्स टू में ये जो निगेटिव था ये पॉजिटिव आ गया, वी टू बाय आर फाइव। ओके, ये इक्वेशन टू मान लिए। जब ये दोनों वोल्टेज को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ वी वन और वी टू वोल्टेज को सॉल्व करेंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप निकलने के बाद है सो हम लोग है सो ये जो करंट है
निकला लेंगे। दैट इज़ अगर यहाँ से अगर हमको करंट निकालना रहेगा, अगर वी ए और वी बी का वैल्यू हमारा आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो हम करंट यहाँ से जब निकलाएंगे तो क्या लिखेंगे, I3 इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, यानी कि I3 का वैल्यू मान लीजिए कि अगर आपको 1 एम्पियर आ गया, तो अगर ये पॉजिटिव में है तो ठीक है। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आया तब आपको क्या लिखना पड़ेगा कि I3 इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। तो ये जब लिखिएगा तब आपका वैल्यू है सो 1 एम्पियर आएगा। ओके, अगर वैल्यू निगेटिव आया तब है सो आपको है सो करंट के डायरेक्शन को, यानी कि जो I3 इधर से फ्लो कर रहा था वो अब आपको इधर से फ्लो करवाना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय R3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।